एलडीए के पूर्व मुख्य अभियंता और लखनऊ मंडल आयुक्त के बीच तकरार तेज होती दिख रही है। पूर्व मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह ने मंडलायुक्त और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार पर कई और आरोप लगाए हैं। मंडलायुक्त रंजन कुमार पर 218 करोड़ से जनहित के काम अटकाने का आरोप लगाया है। इंदु शेखर सिंह ने कहा है कि 218 करोड़ के कामों में सीजी सिटी, गोमती नगर विस्तार, बसंत कुंज योजना, शारदा नगर की सड़क, साथ ही बंदा रोड और पंपिंग स्टेशन शामिल है, जिनके काम लटकाए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अवस्थापना निधि से कराए जाने वाले कामों का प्रस्ताव 8 माह पहले तैयार कर दिया गया था। कमिश्नर पर 3 माह बाद इन फाइलों को लौटाने का आरोप है। इंदु शेखर सिंह ने कहा है कि मंडलायुक्त के नाम पर राज्य संपत्ति विभाग ने बटलर पैलेस में A3 आवास का आवंटन किया था। उसे कमिश्नर ने परिवार के साथ पिछले हफ्ते ही इसका मुआयना किया। सिविल एवं इलेक्ट्रिकल अभियंताओं ने जब राज्य संपत्ति विभाग के आवास के सौंदर्यीकरण का काम एलडीए से कराने पर आपत्ति दर्ज कराई तो उनको डांट भी खानी पड़ी और इसके 3 घंटे के बाद कार्य कराने के प्रस्ताव को तैयार किया गया। ये तमाम बातें इंदु शेखर सिंह ने कही हैं। तो जहां अब ये टकराव आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कुछ और आरोप इंदु शेखर की तरफ से लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रबंध नगर आवासीय योजना का डीपीआर तैयार करने के लिए 3 कंसल्टेंट कंपनियों ने 18 अक्टूबर 2021 की बैठक में हिस्सा लिया था। इनमें से एक स्काईलाइन आर्किटेक्चर कंसल्टेंट को प्रेजेंटेशन के बाद मुख्य अभियंता और चीफ टाउन प्लानर ने कम अंक दिए थे। वहीं मंडलायुक्त ने इस कंपनी को सबसे ज्यादा नंबर दिए। माना जा रहा है कि इसके बाद से मुख्य अभियंता और मंडलायुक्त के बीच मतभेद शुरू हो गए। सोर्सेज की माने तो इंदु शेखर सिंह इस संबंधित आर्किटेक्ट को 19 नंबर दे चुके थे। वहीं एलडीए के मुख्य नगर नियोजक ने सिर्फ 16 नंबर दिए थे। यहां फाइनेंस कंट्रोलर और सचिव ने 21 नंबर दिए थे, लेकिन मंडलायुक्त ने आर्किटेक्ट को 25 में से 24 नंबर दिए थे और अंत में इसी फर्म का चयन किया गया। इन तमाम मामलों पर इस पूरे आरोप प्रत्यारोप को लेकर हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने खुद मंडलायुक्त और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा इस पर, आपको पूरी बात सुनाते हैं। एलडीए के पूर्व चीफ इंजीनियर इंदु शेखर सिंह और लखनऊ के मंडलायुक्त और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार के बीच शुरू हुई तकरार अब बढ़ती जा रही है और इस समय कमिश्नर रंजन कुमार जी यहाँ पर हैं, निकल रहे हैं। सर, तमाम आरोप चीफ इंजीनियर साहब लगा रहे हैं आपके ऊपर, पूर्व चीफ इंजीनियर, कुछ कहेंगे उस पर आप? ये सभी जो उसमें फैक्ट है कि आयुक्त मंडल के नाम से आरक्षित हुआ है, उसमें अभी तक तय नहीं हुआ है कि किस तरीके से वहाँ पे होगा। वो राज्य संपत्ति विभाग का है और वहाँ से रूटीन में जो कार्य होती है वो कार्य होगा। बाकी चीज़ें फैक्चुअल आधार पे इनकरेक्ट है सभी चीज़ें, और वो उन पे जो कार्रवाइयाँ हुई है वो पूर्व में जांचें हुई थी, उसके आधार पे कार्रवाई हुई है और उसके आधार पे उनका अटैचमेंट हुआ है। और इसमें अभी किसी स्तर पे ये जो कहा जा रहा है कि एस्टिमेट बनाया गया, किसी स्तर पे संज्ञान में नहीं लाया गया और न ही कहीं अनुमोदन हुआ है और ये कम्प्लीटली बेसलेस है और इसका कोई आधार नहीं। सर, ये कह रहे हैं कि अवस्थापना निधि को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं कि बैठकें नहीं की आपने, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि कामकाज को प्रभावित किया। ये सभी कामें बहुत तेज़ी से हो रही है और अवस्थापना निधि पूरे बजट का एक पार्ट है। इस बार 1067 करोड़ खर्च होना है, उसमें अवस्थापना निधि से भी खर्च होना है। हर एक साल कुछ मदों से अवस्थापना निधि में बनती है, उसमें लगभग 200-250 करोड़ की एक प्रोजेक्ट की लिस्ट बनती है, उसका परीक्षण होता है। उस परीक्षण के आधार पर तय होता है किस काम को कराना है। तो सारी काम हो रही है, उसी में से जो अर्जेंट काम होती है, जैसे एकाना स्टेडियम के लिए रोड बनना था, वो अवस्थापना निधि से काम कर दी जाती है, बैठक नहीं होने के बावजूद भी उसकी प्रत्याशा में। इस तरह कई काम जनहित के काम ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें बाद में बोर्ड की बैठक होती है तो उसमें अनुमोदन कर लिया जाता है। आर्किटेक्चरल एक फर्म थी, उसको लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कम नंबर दिए, चयन का दबाव था और बाद में आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपने ज़्यादा नंबर दे दिए उसको चयनित करने के लिए। क्या कहेंगे इसमें? इसमें जो भी काम होता ही है उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं उसमें कमेटी बनती है, कमेटी के आधार पे सभी को इंडिपेंडेंट अपने काम देते हैं
तो जनरली देखा जाता था कि यहाँ पे कुछ लोग जानबूझ के किसी को करना चाहते हैं या किस भी है, तो इसलिए इसकी कमेटी बड़ी की गई और उसमें सभी ने इंडिपेंडेंटली मार्क्स दिया है। इसमें किसी का वो नहीं है, ये एक रूटीन काम है। किसी का चयन, किसी का कंसल्टेंट का चयन एक आम कार्य है और उनका एक रोल होता है। सभी लोग अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देखने के बाद होता है और उसी रूटीन में ही ये सभी के मार्क्स दिए जाते हैं, सब उसके आधार पर चयन होता है। तो क्या लगता है लगातार एक के बाद एक आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, कागज जारी कर रहे हैं, कभी कि आपने नंबर ज़्यादा दे दिए, दबाव बनाया, कभी अपने आवास को लेके, कभी फर्म को काम देने को लेकर, क्या वजह फिर आपको लगती है इसके पीछे? कोई रोल हमारा होता नहीं है। ये चूँकि जैसे डेवलपमेंट प्लान बनना है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट था जनहित में, तो उसमें प्रेजेंटेशन में चूँकि हमारा पार्टिसिपेशन था, उसमें बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हमने रखा था। जो सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन थी उसके आधार पर मार्किंग हुई। बाकी किसी में रोल चेयरमैन का नहीं होता है, वो वाइस चेयरमैन तक होती है। तो बाकी चीज़ें जो कही जा रही है उसका कहीं कोई आधार नहीं है। वो उन पे जो कार्रवाई हुई है और वो इंडिपेंडेंटली हुई है और उसमें आगे कार्रवाई की। इंदु शेखर सिंह के खिलाफ भी आप लोगों की तरफ से एक शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी उनके भ्रष्टाचार और चीज़ों से जुड़ी। जानना चाहेंगे सर कि अब जब चीज़ें इतनी सामने हैं, कार्रवाई के नाम पर भी चीज़ें, क्या मामले थे जो उनके ऊपर थे एलडीए में, किस तरह के भ्रष्टाचार के? नहीं, वो जो शिकायत आई थी उसमें जांच की गई थी। कैसी शिकायतें थी सर? जब डिटेल अभी हमारे पास नहीं है। उसमें टेंडर में किसी को पक्ष करना, किसी को हटा देना, ये तमाम शिकायतें थी। उसमें डिटेल जांच हुई थी, उस जांच के आधार पर रिपोर्ट भेजी गई थी, उसी पे कार्रवाई हुई। तो यानी उन्होंने भी अपने टाइम में, मानते हैं आपकी गड़बड़ियाँ की हैं, वहाँ पर सिस्टम को डिरेल किया, भ्रष्टाचार किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? नहीं, जिस मामले में शिकायत हुई है उसमें तो स्पष्ट है कि गड़बड़ी पाई गई थी और उसकी रिपोर्ट गई थी कि उसमें गड़बड़ी हुई है, उस पर कार्रवाई हो रही। मंडलायुक्त और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार ने डालीबाग की बटलर पैलेस कॉलोनी स्थित बंगला नंबर A3 में मरम्मत और निर्माण कार्य के अलावा बिजली से संबंधित कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए से ऊपर का एस्टीमेट बनाया था। ये बंगला कमिश्नर को 1 महीने पहले ही आवंटित हुआ था। यहाँ पर रंजन कुमार ने अपने शानदार कैंप ऑफिस के अलावा अत्याधुनिक मशीनों वाला यहाँ एक जिग्नेशियम, स्विमिंग पूल, पार्क, बगीचे बनाने की फाइल तैयार कराई थी। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी आपको दिखाएंगे कि उस बंगले का कोना कोना कैसा है, जिसकी चर्चा आज शासन सत्ता के गलियारों में है। मंडल कमिश्नर और एलडीए के अध्यक्ष रंजन कुमार के जिस बंगले को लेकर घमासान मचा है वो डालीबाग के बटलर पैलेस कॉलोनी में A3 नंबर का है। ठीक A3 नंबर के बाहर हम खड़े हुए हैं और ये बंगला कुछ दिन पहले ही मंडल कमिश्नर को आवंटित किया गया है। यानी करीब 2 महीने पहले इस बंगले को मंडल कमिश्नर के नाम से आवंटित किया गया। हम अंदर जाकर दिखाते हैं कि ये बंगला है क्या और यहाँ पर आखिर मंडल कमिश्नर रंजन कुमार क्या क्या चीज़ें कराना चाहते थे। ये बंगला काफ़ी पुराना है और राज्य संपत्ति विभाग का है। राज्य संपत्ति विभाग आवंटित करता है अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को। सीनियर आईएएस अफसर यहाँ पर रहते हैं या फिर मंत्री विधायक यहाँ पर रहते हैं, तो उनको ये बंगला आवंटित होता है और राज्य संपत्ति विभाग ही इसकी देखरेख और मरम्मत, निगरानी, पर्यवेक्षण और निर्माण का जिम्मा उठाता है। इस बंगले में फ़िलहाल मंडल कमिश्नर अभी नहीं रह रहे हैं। अभी वो CSI टावर में रहते हैं जहाँ पर तमाम आईएएस और आईपीएस अफसरों के फ्लैट हैं। हम आपको इस बंगले के एक एक हिस्से का आज नज़ारा दिखाएंगे कि कैसे ये बंगला इतना महत्वपूर्ण हो गया और पूरी आईपीएस आईएएस लॉबी में, मंत्रियों में, विधायकों में, शासन में, सत्ता में चर्चा का विषय बना हुआ है। खूबसूरत सा बगीचा आप देख रहे हैं, क्योंकि बगीचे में थोड़ा सा पानी पड़ा है घास में, इसलिए उधर नहीं चलेंगे। कैमरा सहयोगी राजू से कहेंगे कि नज़ारा दिखाते रहें, बंगला किस तरह का है, एक एक कोने से रूबरू कराएंगे। इसी बंगले के मरम्मत, निर्माण और खर्च, रखरखाव के खर्च के रूप में करीब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एस्टीमेट बनाया गया था और वो एस्टीमेट एलडीए को दिया गया था। एलडीए की अवस्थापना निधि से वो काम कराने थे, लेकिन चीफ इंजीनियर आपत्ति लगाने से ये पूरा मामला फिलहाल फंस गया है। यानी कमिश्नर के बंगले की फाइल, जो उनके ख्वाबों का बंगला था, वो फाइल फंस गई है। हम बंगले के बाएं हिस्से में आ चुके हैं। ये क्यारियां देख रहे हैं आप। अभी यहाँ पर पानी लगा हुआ है। तो ये बंगला पहले आईएएस अधिकारी, सीनियर आईएएस अफसर रविंद्र सिंह के नाम पर अलॉट था। करीब 20 साल वो इस बंगले में रहे हैं और
अपनी पत्नी के साथ रहे। उनकी पत्नी सीनियर अफसर हैं, इन सब इनकम टैक्स विभाग की प्रधान अधिकारी बताई जा रही हैं और दिल्ली में तैनात हैं। रविंदर सिंह रिटायर हो चुके हैं और 1 महीने पहले ही उन्होंने बंगला छोड़ा। 20 साल इस बंगले में रहे, लेकिन मरम्मत के लिए वो नाम मात्र का जो खर्च होता है वही होता रहा। पीछे की तरफ हम आ गए बंगले में, तमाम क्यारियों से होते हुए ये झूला लगा है पीछे, और इसी जगह पर एक छोटा सा झूले का पार्क बनना था। यहाँ पर उस पार्क में खूबसूरत झूले लगाने का भी प्रस्ताव बनाया गया था। हम अंदर थोड़ा सा इस कमरे से अंदर जाते हैं। ये अंदर एक और बगीचा है। ये बगीचा यानी इस बंगले के पिछले हिस्से में हम आ गए हैं और इस बगीचे में यहाँ पर एक जिम बनाना था। ऐसा प्रपोजल था कि यहाँ पर एक जिम बनेगा जिसमें तमाम अत्याधुनिक मशीनें होंगी, जिसमें एक्सरसाइज की जा सकेगी। पूरा ये बंगला आपने देखा है जिसे लेकर रार अटकी हुई है। मंडलायुक्त और चीफ इंजीनियर की लड़ाई में कई अधिकारियों पर गाज भी संभव है। ये एक और बड़ी खबर मिल रही है। दोनों की तनातनी में एलडीए के भ्रष्टाचार की खुल रही है परतें। भ्रष्टाचार की आंच अब वर्तमान के साथ कुछ पूर्व अधिकारियों पर भी आएगी। ये बड़ी खबर कुछ पूर्व वीसी और अधिकारी की भी अब पोल खुल सकती है। अभी कई और टेंडर में खेल आ सकता है सामने। और चलिए ज्यादा जानकारी इस पर ले लेते हैं। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक त्रिपाठी कमिश्नर के बंगले से सीधा हमारे साथ हैं और शैलेश अरोड़ा हमारे साथ एलडीए लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेश आपका रुख करेंगे। शैलेश बताएं कि ये कहा जा रहा है कि कुछ वर्तमान और पूर्व अधिकारियों पर भी इस पूरे मसले में गाज गिर सकती है। थोड़ा खोल कर इसे बताएं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, इस समय जो ये तकरार चल रही है पूर्व मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह और मंडलायुक्त व लखनऊ के एलडीए के जो अध्यक्ष हैं रंजन कुमार, उनके बीच में, उसके बाद देखिए एक एक करके चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप देखें तो जब से इंदुशेखर सिंह के ऊपर कार्रवाई हुई उसके बाद से वो एक एक करके कागज लेकर बाहर आ रहे हैं। वो कागज जो है कभी लेकर आते हैं बंगले के मामले को लेकर, कभी वो मामला लेकर आते हैं कि वहाँ पर जो डीपीआर तैयार की गई, फर्म का चयन होना था उसमें गड़बड़ी की गई और मंडलायुक्त ने ज़्यादा अंक दे दिए, इस तरह की चीज़ें, अवस्थापना निधि की बैठक ना होना, तमाम चीज़ें। और देखिए अभी बहुत कागज आएंगे, तो निश्चित रूप से जब ये कागज निकलेंगे, जब जांच और गहरी होगी, तो उसके बाद देखिए ये ऐसा नहीं है कि जो ये एलडीए का ये पूरा तंत्र जो भ्रष्ट कहा जाता है वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। ये कोई 1 या 2 दिन में या 1-2 साल में नहीं हुआ है, बल्कि अगर हम देखिए बात करें तो लंबे समय से इस तरह की कहानियां चलती है। पीछे बिल्डिंग आप देखिए, पहले आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, यही वो एलडीए की बिल्डिंग है जहां पर हम खड़े हैं, माफ कीजिएगा। तो देखिए यही वो बिल्डिंग है जहां पर ये सारे अधिकारी बैठते हैं, जहां से खाका तो खींचना चाहिए विकास का, लेकिन वो जनता के विकास से ज़्यादा अपने विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके बाद तैयार होता है ये भ्रष्ट तंत्र। और अब जब चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, जांचें होंगी, कागज आएंगे, तो देखिए जो पूर्व में अधिकारी रहे हैं, जो पूर्व, उनके भी कारनामे निकलकर सामने आ सकते हैं। तो यानी 2 अधिकारियों की जो बीच की ये द्वंद्व चल रहा है, लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, इसका खामियाजा बहुतों को भुगतना पड़ सकता है। और यही वजह है कि एलडीए में हलचल मची हुई है। आपको बताएं यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो एक सामने गाड़ी आती है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल अब इससे संभावित है शैलेश, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल संभावित है कि यहाँ एक एक कर अब परतें खोलेंगी और उसमें क्या कुछ नाम सामने आएंगे और किस तरह से यहाँ टेंडर देने में और कुछ योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में कहां कितना भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी बात खुलेगी। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, हमने आपकी वो रिपोर्ट भी देखी जिसमें दिखाया गया था कि बंगले के अंदर कहां क्या कुछ काम होना था, लेकिन सबसे पहले तो अगर कोई आम इंसान इस बंगले को देखे तो अभिभूत हो जाए कि ऐसे बंगले में रहने का मौका मिल जाए और इसमें अभी भी इतनी व्यवस्थाएं हैं कि आराम से एक परिवार रह सकता है। लेकिन आपने बताया कि बाकायदा वहां जिम से लेकर एक पार्क और बच्चों के लिए झूले, तमाम व्यवस्थाएं रखने के लिए ही ये पूरा 1 करोड़ का लगभग खाका खींचा गया था मरम्मत के कार्य के लिए। विवेक, आप बताएं कि फिलहाल यहाँ स्थिति क्या है? क्या टेंडर मरम्मत का अलॉट होगा? क्या उसके लिए पैसा अलॉट होगा? अभी ये जो काम था ये कहाँ अटका हुआ है? अनु, सबसे पहले तो आपको बता दें कि डालीबाग की बटलर पैलेस कॉलोनी, जहां पर ये बंगला है A3 के ठीक बाहर हम खड़े हैं,
A3 बंगला, यानी ये क्रीम स्पॉट है, क्रीम कॉलोनी है बड़े लोगों के रहने के लिए। इधर ठीक बगल में इस बंगले के दाईं तरफ जसवंत सैनी राज्य मंत्री का घर है। इधर आगे एक और मंत्री रहते हैं, न्यायाधीश रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट के भी आवास यहाँ पर अलॉट किए गए हैं उनको। विधायक हैं तमाम, बाईं तरफ तमाम विधायकों की गाड़ी खड़ी है, यानी सामने जो बंगले हैं उसमें विधायक रहते हैं। और इस बंगले का A3 यानी ये भव्य बंगला, एक बार अंदर से नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। ABP गंगा के तमाम दर्शक इस समय देख रहे होंगे। ये बंगला इस समय खाली पड़ा है क्योंकि अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है कमिश्नर को, रंजन कुमार को बंगला अलॉट हुए और अभी यहाँ आए नहीं है। इससे पहले उन्होंने कोशिश की कि ये बंगला उनके सपनों का महल बन जाए, यानी इस बंगले को उस तरह से डेवलप करना चाहते थे जिस तरह से कोई आलीशान एक कोठी, एक जो करोड़ोंपतियों की, अरबपतियों की कोठियाँ होती हैं, उस तरह से वो चाहते थे कि डेवलप कर दें इसको। यहाँ पर बनाने के लिए तमाम उन्होंने एस्टीमेट तैयार किया, लेकिन वो एस्टीमेट अब फंस गया है। चूँकि LDA के चीफ इंजीनियर रहे इंदु शेखर सिंह ने आपत्ति लगा दी। उन्होंने कहा कि ये राज्य संपत्ति विभाग का है, इसलिए नियमता, और नियम यही सही भी है कि ये बंगला अगर राज्य संपत्ति विभाग का है तो LDA उसको क्यों अपने धन से उसकी मरम्मत करेगा, उसकी देखरेख करेगा। ये नियम विरुद्ध है, ये तरीका सही नहीं है, ये कहते हुए उन्होंने आपत्ति लगाई। और आपत्ति लगाने के बाद इस बंगले की फाइल, ठीक है, बिल्कुल ये तस्वीरें आपने दिखाई। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक, शैलेश। और फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां घरौनी के आज प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं सीएम की तरफ से। सीधी तस्वीरें, वर्चुअली ये कार्यक्रम चल रहा है। एक नई ऊंचाई दी उन सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्मरण करते हुए, उनके संघर्षों के लिए उन्हें नमन करते हुए, जो जीवित हैं उनका अभिनंदन करता हूं, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत के संविधान के अनुरूप भारत के लोकतंत्र को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, इस संकल्प के साथ घरौनी वितरण का एक कार्यक्रम भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज के कार्यक्रम के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में 34 लाख परिवार ऐसे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास अपनी जमीन का आवासीय पट्टा भी उनके नाम पर होगा और वह उसके नाम पर कोई भी अपना कार्यक्रम, व्यवसाय, बैंक से लोन लेने या लेन देन के कार्यक्रमों के साथ अपनी ज़मीन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके प्रयास से पूरे देश के अंदर अप्रैल 2020 में ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, इसमें तकनीक भी है और इसमें हर गांव में रहने वाले व्यक्ति को उसकी जहां पर उसका मकान है, पुश्तैनी मकान है, उस मकान की जमीन का अभिलेख उसके नाम पर नामांतरण करते हुए उसका मालिकाना हक उपलब्ध कराने का भी एक अभियान है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 34 लाख से अधिक परिवारों को घरौनी वितरण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आज संपन्न होने जा रहा है। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये संजोग ही है कि आज इस देश ने आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1975 में आज के दिन जब चोरी छिपे जबरन इस देश पर आपातकाल थोपा गया था और उसके बाद देखते ही देखते देश इसे एक अभियान के रूप में, एक आंदोलन के रूप में लेकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए लगा था। और लोकतंत्र की इससे बड़ी विजय और कुछ नहीं हो सकती कि जनता जहां पर रह रही है वहां का अभिलेख का नामांतरण उसके नाम पर हो। आज ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। 23 लाख से अधिक घरौनी वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इससे पहले संपन्न किया। 2-3 अलग अलग चरणों में कार्यक्रम संपन्न हुए थे।
और आज 11 लाख घरौनी वितरण का कार्यक्रम न केवल प्रदेश के अंदर लोक भवन के सभागार के माध्यम से, बल्कि प्रदेश के अंदर हर तहसील मुख्यालय पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करके उन सभी लोगों को जो वर्षों से वहां रह रहे थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के, आपने देखा होगा एक छोटा सा विज्ञापन यहां पर हम लोगों ने जारी किया था। कहीं पर कोई गरीब का मकान टूटता था तो गांव में कोई दबंग उसको फिर से मकान नहीं बनाने देता था। कहीं पर कोई व्यक्ति दबंगई से रोकता था, कहीं कोई माफिया रोकता था, और कहीं पर राजस्व विभाग के लेखपाल की कृपा हो जाती थी कि वह उस पर जबरन कब्जा करने से गरीबों को रोकता था और उसके नाम पर मनमाना वसूली करता था। आज इस पर पूर्ण विराम लगाते हुए तकनीक का उपयोग किया गया है। आपने देखा होगा अब ये राजस्व कर्मियों के जरीब से या फीता नापने से जमीन का पैमाइश नहीं होगा, बल्कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से एक एक गांव की खुली बैठक में इसका सर्वे होता है। गांव की खुली बैठक के माध्यम से आपसे इस पर सहमति और असहमति के कमेंट भी लिए जाते हैं, और उसके बाद जब सभी बातों को संपन्न कर लिया जाता है, सभी प्रकार की समस्याओं का वहां पर समाधान हो जाता है, तो फिर घरौनी वितरण के कार्यक्रम के लिए भी इस प्रकार के आयोजन संपन्न होते हैं। और अब तक 34 लाख परिवारों को इस सुविधा का लाभ दिया जा चुका है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज के साथ ही प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जिसमें 100% यानी 100% ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण अभिलेख का वितरण हो चुका होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के करीब 11 लाख लोगों को घरौनी का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। सीधा आपको कार्यक्रम में लिए चलेंगे। के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत न केवल किसान और किसान के परिवार को, बल्कि बटाईदार को भी किसी भी आपदा की चपेट में आने पर 5 लाख रुपए उस परिवार को उपलब्ध करवाने का कार्य, बीमा देने का काम भी सरकार कर रही है। यानी सरकार कितने बड़े कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ी, एक संवेदनशील सरकार इसी प्रकार से कार्य करती है, जो आपने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर देखा है, और 8 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिसे आप देख रहे हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर जब एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, राजस्व परिषद ने इस दौरान लैंड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया। एक चुनौती हमारे सामने है, और उस चुनौती को दूर करने के लिए मैं आज राजस्व परिषद से कहूंगा कि हमें प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के साथ ही इस बात को भी हम सुनिश्चित करें कि अब 6 साल के खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जमीन बेची जा रही है, उसी समय उसका नाम उस खतौनी में दर्ज कराने का प्रावधान भी करने की तैयारी हो, वह दिखाई दे, और एक निश्चित प्रक्रिया के साथ हम उसको जोड़ने का काम भी करें। क्योंकि होता क्या है, नहीं तो एक व्यक्ति बार बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेचता है, वह तो पैसा लेकर के अपने आप गायब हो जाता है, और जो बेचारे रजिस्ट्री करके कागज लेके बैठे रहते हैं कि जमीन हमारी बदला का कोई दूसरा ही व्यक्ति कब्जा करने के लिए गया, फिर उसमें विवाद होता है और कानून व्यवस्था की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, और इसलिए यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य हमें एक समय सीमा के अंदर करना ही होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे राहत मिल सके और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सके। रजिस्ट्री विभाग को भी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर के एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि किसी जमीन की रजिस्ट्री करने के पहले हम इस बात की सच्चाई जाने कि जमीन इसके नाम पे है या नहीं है। खतौनी में हम उसको देखें, अगर है तो रजिस्ट्री करें, नहीं है
तो फिर अगर वह व्यक्ति गलत कर रहा है तो पुलिस को बुला करके उसको थोड़ा पुलिस के हाथों भी कर देना चाहिए, जिससे पुलिस उसकी कायदे से उसको कुछ और उखाड़ दे सके। ये व्यवस्था हमें उसके साथ जोड़नी होगी। मैं मानता हूं आधे से अधिक समस्या का समाधान इससे अपने आप हो जाएगा और विवाद का समाधान हो जाएगा। हम लोग कहीं जाते हैं, जनता दर्शन के कार्यक्रम में देखते हैं, आधे से अधिक समस्या राजस्व से जुड़ी हुई और पुलिस से जुड़ी हुई होती है, और वह भी इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के। जहां पे एक व्यक्ति की नियत खराब हुई, वह किसी के साथ भी धोखा करने के लिए उतावला होता हुआ दिखाई देता है, और इस धोखे धड़ी से हमें मुक्त करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को। और अन्यथा इसकी चपेट में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी आते हैं। जब तक नौकरी सरकार का वेतन मिल रहा है तब तक उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं कि जुलाई में स्मार्ट सिटी से सभी 19 प्रोजेक्ट खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आधी अधूरी तैयारी और गुणवत्ताहीन काम की वजह से ताजमहल में से लगती हुई गलियां खस्ता हाल है। कैमरे और पैनिक बटन भी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि अधिकारी वक्त पर काम पूरा होने की दुहाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहरों का आधुनिकीकरण कितना हो रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली ताज नगरी आगरा में। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ICC यानी कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना 282 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम से की गई, लेकिन ना तो पूरी तरीके से कैमरे काम कर रहे हैं और ना ही ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम दुरुस्त हुआ है। आगरा में स्मार्ट सिटी को लेकर ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का 282 करोड़ का भारी भरकम प्रोजेक्ट आया है। 63 जंक्शंस पर आपके 1176 कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन 300 से 400 कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी के अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको और ज़्यादा टटोला जाए और इसका रियलिटी चेक किया जाए तो ये पाया जाता है कि शहर में जो कैमरे लगाए गए हैं उसमें आधे ही कैमरे काम कर रहे हैं और आधे कैमरे केवल सफ़ेद हाथी बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी घटना होती है तो किस तरीके से CCTV में वो अपराधी पकड़े जाएंगे। हाल ये है कि 43 जगहों पर लगाए गए पैनिक अलार्म बटन भी खराब पड़े हुए हैं। मतलब ये है कि अगर इमरजेंसी में किसी को कोई मदद चाहिए तो वो भी नहीं मिल सकेगी। देखिए, मैंने ये बटन दबा दिया, अब मैं ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि क्या मुझे वहाँ से कोई रिवर्ट मिल रहा है। मैंने बटन दबाने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ आवाज़ आ रही है, लेकिन किसी भी तरह का कोई कहा जाए हमें रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। एक आवाज़ ज़रूर, साउंड ज़रूर आता हुआ मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा जो पैनिक बटन है 43 जगहों पर लगाए गए हैं, ये इस स्थिति में लगाए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति शहर का जिसके साथ कोई चोरी की घटना हो जाती है या उसके साथ कोई भी इमरजेंसी हैपनिंग हो जाती है या वो एक्सीडेंट उसके किसी साथी को हो जाता है तो वो इसको प्रेस करके वो कंट्रोल रूम से मदद ले सकता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। यही नहीं, आगरा में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर जो एडवांस व्यवस्था बनाई गई थी उसका भी कोई अता पता नहीं है। जब ये सवाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO से पूछा गया तो उन्होंने कंपनी पर जुर्माने की बात कही। ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने फंक्शनल कर दिया है। लगभग 1176 कैमरे लगे हुए हैं और अभी शासन से भी विशेष सचिव पिछले सप्ताह यहाँ आए थे और गुरुवार को उन्होंने एक औचक निरीक्षण भी किया था। उसमें मोर देन 940 कैमरेज जो है चलते पाए गए थे। जंक्शंस को भी उन्होंने यहाँ भी देखा और मौके पर भी जाके देखा। तो हाँ, ये है कि फंक्शनल हो गया है और मैक्सिमम कैमरा हमारे चल रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ जंक्शन हमारे बंद है, उसका भी हम लोगों ने जंक्शन वाइज रिव्यू कर लिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे विकास कार्यों पर पहले ही जनप्रतिनिधि सवाल खड़े कर चुके हैं। प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर आगरा कैंट के विधायक डॉक्टर GS धर्मेश भी नाराजगी जता चुके हैं। हम लोगों ने भी कहा था जय नगर से और कि भाई ये इस कंपनी के द्वारा ये लगाए गए हैं, उस कंपनी के आप पूछिए कि भाई उनकी जिम्मेदारी है मेंटेनेंस की और उसकी यह रखरखाव की है जो बंद पड़े उन्हें चालू करने की, कि ये कंपनी है उसे जो है क्यों नहीं है ठीक कर रही है।
जिस भारी भरकम प्रोजेक्ट से आगरा शहर को स्मार्ट और आधुनिक दिखाना चाहिए था, वो प्रोजेक्ट आधी अधूरी तैयारियों के साथ चल रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐतिहासिक शहर आगरा को स्मार्ट बनाने की दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं, क्या वो काफी हैं? के सवाल यही उठता है कि करीब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट में करीब 282 से ज़्यादा करोड़ का जो प्रोजेक्ट ICCC का है, लेकिन जो धरातल पर काम दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है और करीब आधे कैमरे इस समय आगरा शहर के खराब पड़े हुए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। रिपोर्ट तो आपने देखी, लेकिन कमिश्नर साहब ने प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जुलाई तक अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें अवगत कराया गया है कि अधिकांश प्रोजेक्ट 31 जुलाई तक पूर्ण हो जाएंगे। एक मुगल पुलिया जो बनने का प्रोजेक्ट है, उसमें अभी टेंडरिंग की कार्रवाई की जा रही है और उसका टेंडर आवंटन होगा तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। बाकी प्रोजेक्ट हमको आश्वासन दिया गया कि 31 जुलाई तक पूर्ण हो जाएंगे। डिले हुए हैं प्रोजेक्ट में समय समय पर जो CEO स्मार्ट सिटी उनके द्वारा पेनल्टी आदि कार्रवाई की गई है, लेकिन जो बाकी प्रोजेक्ट जिनमें रोड आपने बताई वो भी शामिल हैं और वाटर सप्लाई भी शामिल है, वो सारे 31 जुलाई तक करने का हमको आश्वासन दिया है। तो अब देखिए, विस्तार से जानिए कि आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आखिर खेल क्या है। स्मार्ट सिटी के तहत यहां इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना हुई। 282 करोड़ रुपए से इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की गई। ना तो पूरी तरह कैमरे काम कर रहे हैं और ना ही ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम दुरुस्त है। यहां 43 जगहों पर पैनिक अलार्म बटन लगाए गए थे। ज्यादातर जगहों पर यह अलार्म बटन खराब है। शहर में 63 जंक्शन पर 1176 कैमरे लगाए गए, लेकिन सैकड़ों कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के CEO निखिल पुंडे के मुताबिक 940 कैमरे ही काम कर रहे हैं। साथ ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर एडवांस व्यवस्था बनाई गई थी, उसका भी पता नहीं है। तो ये कुछ तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, लेकिन ये ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुई है। और इस पर और ज्यादा बारीकियां समझते हैं हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय से आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, एक तरह से स्मार्ट सिटी से जो ड्रीम सिटी का सपना है वो पूरा होना था, लेकिन क्या लग रहा है ये सपना टूट रहा है? क्योंकि इसमें साफ तौर पर लापरवाही दिख रही है। यहाँ आपने जो दिखाया उस कैमरे की नजर से हमने देखा, जो अधिकारी खुद मान रहे हैं कि हाँ अभी काम पूरा नहीं हुआ है और अगर काम पूरा नहीं होता तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, ये भी पता चल रहा है। तो आगरा वासियों का सपना टूटते हम एक तरह से देख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए ABP गंगा ने पहले भी बहुत सारी खबरें स्मार्ट सिटी की दिखाई हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरीके से अधिकारियों ने स्मार्टनेस के साथ अपनी जेबें भरी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 19 प्रोजेक्ट, करीब 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। पूरे शहर को इस तरीके से लाइक इजराइल की तरीके से पूरे शहर को एक तरह से फुल प्रूफ करना था, लेकिन ना पैनिक अलार्म बटन काम कर रहे हैं, ना शहर के चौराहों पर जंक्शंस पर लगे हुए कैमरे करीब आधे कैमरे काम नहीं कर रहे हैं और 1176 कैमरे लगाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं स्मार्टनेस के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के साथ सीधे सीधे धोखा है। ताजगंज से लगते हुए तमाम वार्ड हैं, जो ताजगंज में 9 वार्ड हैं जिनका पूरी तरह से डेवलपमेंट होना था, लेकिन जुलाई में प्रोजेक्ट पूरा करने की बात स्मार्ट सिटी की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी हालत है कि सीवरेज है वो उफान पर है, लगातार गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, खस्ता हाल सड़कें हैं। इसके साथ ही तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं कई बार लगातार डिले चल रहा है। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर 1000 करोड़ का भारी भरकम ये प्रोजेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर कहा जाए जो प्रोजेक्ट हैं वो डिले चल रहे हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट में बंदरबाट हुआ है और हाल ये है कि अभी हाल ही में एडवाइजरी कमेटी के तमाम जो विधायक और सांसद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो मेंबर होते हैं, उन्होंने इसको लेकर एक पूरी तरह से नाराज़गी व्यक्त की है। और GS धर्मेश जो आगरा छावनी से विधायक हैं, उनका कहना है कि उन्होंने वो ताजगंज क्षेत्र के तमाम जो खस्ताहाल सड़कों के फोटोग्राफ्स खींचे हैं वो मुख्यमंत्री से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। देखिए, इससे पहले भी ABP गंगा ने कई सारी खबरें दिखाई हैं कि आगरा में स्मार्ट सिटी के नाम पर किस तरीके से पैसे का बंदरबाट हुआ है। चाहे आप देखिए मेजर रोड का डेवलपमेंट के नाम पर आप देख लीजिए, फिर आप चाहें आप माइनर रोड्स का पूरा प्रोजेक्ट देख लीजिए, वाटर सप्लाई के नाम पर आप देख लीजिए, या ICCC, अगर ICCC इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, आगरा में आधे से ज़्यादा कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई घटना होती है तो किस तरीके से क्या पुलिस उन CCTV कैमरों के जरिए अपराधियों को पकड़ पाएगी?
43 चौराहों पर पैनिक अलार्म बटन लगाए गए हैं, तो क्या पुलिस या कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोई मदद ले पाएगा पैनिक अलार्म बटन के जरिए, या किसी को कोई भी इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो? तो ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कहा जाए कि जिस तरीके से बिना पूरी तरह से प्लानिंग के साथ ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे जा रहे हैं, कोई भी एक्सपर्टीज इसमें कहा जाए और साफ राय तौर शामिल पर जो नहीं की आधी जा अधूरी रही है। तैयारी है वो तस्वीरों में हमें दिख रही है, हमारे तमाम दर्शक उसे देख पा रहे हैं। लेकिन आगरा के लिए स्मार्ट सिटी पन्ना देश के कई सारे शहरों को इसके तहत चुना गया है, लेकिन आगरा खास है। यहाँ पूरे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, ऐसे में इसका स्मार्ट सिटी बनना बहुत जरूरी है। देखना होगा इस पर कब तक काम किया जाता है। नितिन, शुक्रिया फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए और आपकी पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज से एक बड़ी खबर मिल रही है। नवाबगंज थाने में तैनात दरोगा अतुल सिंह की मौत की खबर मिल रही है। आवास के बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव मिला है। दुखद खबर है, जहां मौके पर सीओ सौराव, सुधीर कुमार और थाना अध्यक्ष नवाबगंज मौजूद हैं। पुलिस मामले की अब छानबीन कर रही है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मोइन, क्या जानकारी मिली है इससे जुड़ी? और देखिए, ये दरोगा अतुल सिंह हैं जो प्रयागराज के नवाबगंज थाने में तैनात थे। चंदौली जिले के रहने वाले थे, 2015 बैच के दरोगा थे। आज सुबह उनका जो शव है वो उनके घर के बाथरूम में संदिग्ध हालत में मिला। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि शायद हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ है। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। अब परिवार वालों का इंतजार किया जा रहा है। परिवार वाले जैसा चाहेंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और जो भी उचित कार्रवाई इस मामले में होगी वो उचित कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो पूरा पुलिस महकमा है शोकग्रस्त है। सभी जो नवाबगंज थाने के पुलिसकर्मी हैं सब श्रद्धांजलि देने के लिए उनको दरोगा अतुल सिंह को पहुंचे हुए हैं। परिवार वालों के आने का इंतजार किया जा रहा है। परिवार वाले अगर कोई बयान देते हैं या कोई बात होती है तो उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया मोइन इस जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।